पढ़ने वाले हैं दो सेल, एक डेनियल सेल और एक गैल्वेनी सेल के बारे में। तो डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल कॉपर की 1 मोलर और Zn के 1 मोलर के इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए बना हुआ एक सेल है। इस सेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? प्लस 1.10 वोल्ट। तो ये सेल है हमारा क्या? डेनियल सेल। चित्र अगर आप बनाना चाहते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज 20 तारीख है क्या? तो ये है आपका डेनियल सेल। अब इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे Zn का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उनमें जो है साल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है। साल्ट ब्रिज क्या है अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 1 मोलर सांद्रता होती है, 1 मोलर, इसकी भी 1 मोलर सांद्रता होती है। अब जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो Zn यहाँ पे कैसा हो जाता है? नेगेटिव। और कैथोड कैसा हो जाता है? कॉपर कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होने वाला है और इसके धारा का प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये धारा का प्रवाह। और ऐसा करने में ये कितना जो है जनरेट करता है? 1.10 वोल्ट। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जिंक लिया गया है, कॉपर लिया गया है और दोनों का EMF 1.10 होता है। और रिएक्शन आपका यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन का है और ये आपका रिडक्शन। ठीक है। कोई भी प्लेट जो है कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी? जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर डेनियल सेल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ये चित्र बनाकर इसका संक्षिप्त वर्णन अपने भाषा में 3, 4, 5 लाइन लिखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्या क्या बताएंगे भाई? Zn का इलेक्ट्रोड, कॉपर, वही बार बार दोहरा रहा हूँ। क्या यूज किया गया है? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn इलेक्ट्रोड से जो है कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। ये कौन से प्रकार का सेल है? वैद्युत अपघटनी सेल है कि वैद्युत रासायनिक सेल है? तो ये क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। कैसा है? यानी डेनियल सेल एक प्रकार का क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, यानी अभिक्रिया कराते हैं। ये देखिए हमने अभिक्रिया कराई और यहाँ पे 1.10 वोल्ट का जो है वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। इसकी सहायता से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है हमारा गैल्वेनी सेल। इसी को हम लोग वोल्टीय सेल भी कहते हैं।
या वोल्टीय सेल। वोल्टीय है, सही लिखा ना? कैसे लिखेंगे सर? पक्का? तो दो नाम है इसका। ये एक प्रकार की वैद्युत अपघटनी सेल है। कैसी है? ये सेम वही है जो डेनियल सेल है, लेकिन ये वैद्युत अपघटनी सेल। वहां पे क्या हो रहा था? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्सेशन हो रहा था। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पे हम कॉपर Zn का भी सेल बना सकते हैं, या किसी और धातु का, जैसे कॉपर सिल्वर का भी सेल बना सकते हैं, या और भी किसी धातु का सेल हम यूज कर सकते हैं। डेनियल सेल के साथ भी ऐसा ही है। आप कॉपर Zn नहीं लेना चाहते, आप कुछ और लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से ले लीजिए। उसका जो EMF होगा वो उतना वोल्ट धारा उत्पन्न करेगा, उतना वोल्ट करंट देगा। उसकी सहायता से आपको जो भी आंतरिक चीज़ें चलानी हो चला सकते हैं। यह आपका जो है डेनियल सेल है। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का भी उदाहरण मैं जो है किसके माध्यम से देख रहा हूँ? कॉपर Zn के माध्यम से, Zn कॉपर सेल के माध्यम से ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी 3 स्थितियों के बारे में मैं वर्णन करूंगा। यहाँ पे 3 स्थितियां इसमें उत्पन्न हो सकती है गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, ये आपके सामने स्थिति नंबर 1, फर्स्ट केस, पहली स्थिति। कॉपर और Zn के इलेक्ट्रोड जब भी आपस में सेल बनाए जाएंगे तो Zn एनोड कहलाएगा। क्या है? एनोड कहलाएगा। और कॉपर क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। याद रहे, यहां पे मैं अपना एक जो है बाहर से धारा अंदर की तरफ प्रवाह करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसको मैं बाहर से करंट दूंगा, बाहर से धारा दूंगा, बाहर से वोल्ट दूंगा, वोल्टेज दूंगा, है ना? तो मेरे पास 3 स्थितियां। पहली स्थिति की, अगर मेरे द्वारा दी गई धारा 1.1 वोल्ट से कम हो। अगर मैं इतनी धारा दूं तो क्या होगा? पहली स्थिति, अगर मैं इसको इतनी धारा दे रहा हूं तो इसमें क्या होगा? ये सेल की जो अपनी कैपेसिटी है वो कितना वोल्ट जनरेट करने की है? 1.1। आप कितनी दे रहे हो? कम। तो बाकी की आपूर्ति कौन करेगा? ये खुद एडजस्ट करेगा। यानी ये पहले केस में जब इसकी धारा में 1.1 वोल्ट से कम दे रहा हूं
तो ये अपने आप को 1.1 वोल्ट तक पहुंचाएगा, यानी एज अ डैनियल सेल की तरह ये बिहेव करेगा, उसकी तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इसमें अच्छा, उसमें मैंने एनोड को क्या बताया था, पॉजिटिव, उसको क्या बताया था, नेगेटिव। तो वही हाल इसमें भी होगा, ठीक है। बाकी थ्योरी एकदम परफेक्ट थी, ठीक। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जहां से होता है वो एरिया पॉजिटिव होता है, और जहां पहुंचता है वो एरिया नेगेटिव होता है। यहाँ पे अगर मैंने कुछ और बोला हुआ तो यहाँ से हम करेक्शन कर लेंगे इस बात से। अब देखिए ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एज अ डैनियल सेल, क्योंकि इसको उतनी आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, 1.1 वोल्टेज से हम कम दे रहे हैं, तो यह बाकी खुद ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये क्या करेगा, 1 बाकी वोल्ट धारा ये उत्पन्न करेगा, बाकी वोल्ट धारा उत्पन्न करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कहाँ की तरफ होगा, कैथोड की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि एनोड यहाँ पे किसका काम करने वाला है, पॉजिटिव, और एनोड किसका काम, कैथोड किसका काम करने वाला है, नेगेटिव। तो धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, अपोजिट होगी। तो धारा का प्रवाह अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा। इस केस में एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव। बाकी सारा केस वही है, ठीक। दूसरी स्थिति, अगर मैं इसका जो करंट है, धारा है, वोल्ट है, वो मैं 1.1 वोल्ट के बराबर दूं, जस्ट बराबर, जितना ये देना चाहता है उतना ही मैं देने वाला हूं बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, धारा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा, क्योंकि भाई बाहर से भी हम अंदर उतना ही देना चाहते हैं, अंदर से भी बाहर उतना ही देना चाहते हैं। तो ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ना तो धारा का फ्लो होगा, नहीं तो ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ना धारा का प्रवाह होगा, किसी भी दिशा में नहीं होगा। एनोड ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा, कैथोड ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा। सेल किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं देगी, ना मतलब उतना ही वोल्ट हम दे रहे हैं जितना वोल्ट वो दे रहा है, तो न्यूट्रल हो जाएगा कुल मिलाकर। धारा का प्रवाह किसी दिशा में नहीं होगा, और ना ही जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरी स्थिति, अगर मैं धारा का प्रवाह 1.1 वोल्ट से ज्यादा दूं, मतलब वोल्टेज मैं 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे रहा हूं बाहर से, और जबकि ये कितना जनरेट कर रहा है, 1.1 हम दे रहे हैं उससे ज्यादा। तो अब ये जो है वैद्युत अपघटनी सेल का बिहेव करेगा। किसका बिहेव करेगा, मतलब बाहर से हम अंदर की तरफ दे रहे हैं, तो रिएक्शन इसका अपोजिट होने वाला है। पहले वाले केस में कैसा हो रहा था, अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रहा था, है ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एनोड तो हमेशा क्या कहलाएगा, जिंक ही कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अपोजिट दिशा, और धारा का प्रवाह, ये धारा का प्रवाह हो जाएगा। इस स्थिति में एनोड किसका काम करेगा, नेगेटिव, और कैथोड किसका काम करेगा, पॉजिटिव का काम करेगा, ठीक है।
बाकी ऑक्सीडेशन ऐसे ही होना है, Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ठीक है, अब इसमें जो है रिएक्शन लगातार होगा, सांद्रता लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम धारा या अपनी वोल्टेज क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करें। ये 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं आपके किसमें, गैल्वेनी सेल में। ठीक है, ये 3 प्रकार की स्थितियाँ, इसमें जो है आपको नोट्स बनाना है। पहला जो है डेनियल सेल के बारे में, और दूसरा गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल के बारे में। तीसरी स्थिति इसमें आती है सॉल्ट ब्रिज। क्या है, लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु की अपनी एक कंडीशन है, जिसको इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में उनकी सांद्रताओं को साम्य करने के लिए, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आयन की अवस्थाओं को साम्य अवस्था में लाने के लिए सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया गया है। अब इस चित्र के अनुसार इसमें ZnSO4 लिया गया है और इसमें CuSO4 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 डबल माइनस का जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने से क्या होगा, Zn क्या होने वाला है, यहाँ से गलने वाला है, वो कहाँ जाएगा, विलयन में जाएगा, और यहाँ कॉपर बढ़ने वाला है, Cu है। क्या बोले, अरे अभी हम बता रहे हैं, उसकी चर्चा हम बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य नाम की भी चीज अपने पास रखा करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ से कॉपर अवक्षेपित होने वाला। यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ तो एक और बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पे Zn क्या होगा, निक्षेपित होगा, और कॉपर कैसा होगा, अवक्षेपित होगा। इसकी भी चर्चा आप लोग जो है इस नोट्स में कर देना। तो अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, पहले तो सॉल्ट ब्रिज कब लेना चाहिए और किसका लेना चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज एक प्रकार का जो है साल्ट से बना हुआ जो है लवण सेतु का काम करता है, जो दोनों में आयनों इलेक्ट्रॉनों को जो है साम्य में लाने की लिए करता है। जैसे कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का जो है संख्या ज़्यादा हो रही है तो इधर से आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ मूव कर सके। अगर आयन आवेश अगर ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे आयन ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको एक दूसरे से बैलेंस करने के काम आता है। ये इसीलिए लवण सेतु का। अब इसका अगर उपयोग ना करें, मान लीजिए ये ना हो, तो क्या होगा। अभी जैसे हम बता रहे हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे Zn डबल प्लस की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ जा रही है, और यहाँ पे कॉपर डबल प्लस की सांद्रता धीरे धीरे बहुत कम हो जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे जितना Zn डबल प्लस बढ़ेगा उतना ही कॉपर डबल प्लस घटेगा। अब यहाँ पे Zn डबल प्लस बढ़ रहा है तो SO4 डबल माइनस कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कॉपर डबल प्लस जो है घट रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि SO4 डबल माइनस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में इस SO4 डबल माइनस को उस SO4 डबल माइनस तक पहुँचाकर दोनों को आयन को बैलेंस करने का काम कर रहा है चाहिए। नहीं तो फिर हमारा रिएक्शन कैसा होगा, कोई भी विलयन तब तक वो संभव नहीं है जब तक उसमें धनावेश या ऋणावेशों की संख्या बराबर ना हो। अब पता चले इसमें जो है Zn क्या कर रहा है, गल रहा है, यानी Zn की सांद्रता इतनी ज़्यादा है और SO4 डबल माइनस की सांद्रता कम है, तो विलयन कैसा होगा, हम कैसे करेंगे, क्योंकि विलयन तो उदासीन होना चाहिए ना। तो Zn डबल की सांद्रता ज़्यादा है, SO4 डबल माइनस की सांद्रता कम है,
यहाँ पर जितना Zn डबल प्लस बढ़ रहा है उतना ही कॉपर डबल प्लस जो है घट भी रहा है। कॉपर डबल प्लस घट रहा है कि कॉपर, यहाँ कॉपर रॉड मोटी हो रही है, विलयन में Cu डबल प्लस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके सापेक्ष SO4 डबल माइनस की मात्रा ज़्यादा है, तो जितनी मात्रा ज़्यादा है उसको इधर से ले जाके उधर मूव करा देना है। समझ में आएगा ना? इसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, साल्ट ब्रिज, जो कि साल्ट का बना होता है। पहली बात, साल्ट ब्रिज किसका उपयोग करना चाहिए, जैसे जिस नेगेटिव आयन का हम लोग विलयन में नेगेटिव आयन उपयोग कर रहे हैं, पहला तो उसका साल्ट होना चाहिए, साल्ट ब्रिज। अभी आपने पूछा SO4 डबल माइनस, इसका साल्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें उस धातु का साल्ट नहीं प्रयोग करना चाहिए जो इलेक्ट्रोड के रूप में सम्मिलित हो, जैसे Zn और कॉपर है, तो Zn और कॉपर का साल्ट नहीं ला सकते, Na का साल्ट लाएं, Na2SO4 का साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो यानी कि Na का इलेक्ट्रोड नहीं होना चाहिए। Na का इलेक्ट्रोड होगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे इसलिए ये Na का इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छा साल्ट ब्रिज KNO3 होता है, कई जगहों पर उपयोग किया जाता है KNO3, और भी कई प्रकार का NaCl तक का भी साल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। क्या करें, क्या कह रहे हैं, NH4Cl का भी प्रयोग करते हैं, पढ़ी होंगी किताब में तो मिल गया होगा। कई प्रकार के साल्ट ब्रिज का अपर्णा, और कौन कौन सा साल्ट ब्रिज है? NH4 NO3 या NH4Cl बता रही है, मुझे इसमें डाउट भी हो रहा है। NH4 NO3 KCl भी, तो इन सब का साल्ट ब्रिज को अच्छा साल्ट ब्रिज माना गया है। इसका उपयोग किए बिना आपका सेल अधूरा है साल्ट ब्रिज की। तो यहाँ पे दो चीज़ें, साल्ट ब्रिज क्या है, इस पर इसका थ्योरेटिकल आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद साल्ट ब्रिज की क्या सीमाएं हैं, कब कब और कौन सा साल्ट ब्रिज उपयोग में लाना चाहिए और कौन सा साल्ट ब्रिज उपयोग में नहीं लाना चाहिए, साल्ट ब्रिज का काम और साल्ट ब्रिज की सीमाएं, ये दो चीज़ें आप जो है लॉर्ड सेतु के बारे में आप लोग लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो था आपका जो है क्या, लॉर्ड सेतु। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट है, हालांकि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फिलहाल अब समय बचा हुआ है तो उसका भी उपयोग कर लेते हैं हम लोग। शुष्क सेल के बारे में जानें। शुष्क सेल एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल, ड्राई सेल इसे कहते हैं। कैसा है, प्राथमिक सेल। एक बार उपयोग कर लेने पे दोबारा चार्ज करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और दूसरी स्थिति, दूसरी बात ड्राई सेल की, आपने देखा होगा घड़ी के अंदर जो पतली सी रॉड से, टॉर्च में मोटी मोटी सेल आती थी, है ना? क्या कह रहे हैं? हाँ। तो ड्राई सेल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक बार चार्ज करके इसे दोबारा जो है चार्ज करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस तरीके की होती है, ये आपका नीचे ऐसे निकला होता है ना? कभी आपने तोड़ के देखा होगा, कभी आपने तोड़ के देखा होगा तो ब्लैक कलर की रॉड होती है ना? कार्बन की रॉड होती है। किसकी होती है? कार्बन की रॉड होती है, कार्बन की रॉड।
इसके अंदर जो वैद्युत अपघट इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होता है किसका, MnO2 का और कार्बन का। किसका, कार्बन प्लस MnO2, इसमें वैद्युत अपघटिका की मात्रा, ये जो ये वाला जो हिस्सा है इसमें MnO2 और कार्बन का मिश्रण भरते हैं। इसके बाहर ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये आपको NH4Cl का इसमें पेस्ट भरा होता है। किसका, NH4Cl। अब इसके बाद ये जो बाकी हिस्सा है यहां से यहां तक, ये Zn का बनाया जाता है। इसका जो बाहरी परत रहता है किसका, जिंक का बना रहता है। और ये किसका बना होता है, ये तो कार्बन का बना ही है, ठीक। और ये आपका क्या है, इंसुलेटर यानी अर्धचालक। इंसुलेटर क्या कहते हैं, अचालक, कुचालक, कुचालक सॉरी, क्या कहते हैं, कुचालक, सेमी कंडक्टर कहते हैं ना, ठीक है, इंसुलेटर हो जाए। अब इसमें जो Zn है वो किसका, मतलब अब इसका तो कोई जिक्र है नहीं, आपने अपनी किताबों में देखेंगे तो यहाँ पे जिक्र नहीं दिया गया। अब इसको यहाँ पे दे दिया गया तो क्या किया जाएगा, कुछ होगा पैक वैक करने के लिए, बैग जिस थैला, थैला जिसमें NH4Cl का पेस्ट भरा जाएगा, ठीक है, मुस्लिन बैग है ना, उसमें दिया है, आपके बुक में दिया गया होगा, ठीक है। क्या कह रहे, मैस्लिन फैब्रिक, मसलिन, मुस्लिन नहीं है वो, मसलिन है, फैब्रिक मतलब थैला जिसका बना होगा। मलमल की थैली, ठीक है। अब मलमल क्या होता है, मुस्लिन या मलमल सरल, हाँ मसलिन या मलमल सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है। मसलिन शब्द मछलीपट्टनम नामक भारतीय पत्तन से है। तो कुल मिला के सूती वस्त्र की बुनाई करके जो बनाया जाता है, ठीक है, थैली जिसके अंदर क्या भरना है, NH4Cl। तो ये आपका जो है शुष्क सेल है। अब इसमें रिएक्शन किस प्रकार से होता है, तो ये जो MnO2 है, ये सांद्रता धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे अब MnO2 का जो है किसमें होगा, आपका ये आपका क्या है जो है कार्बन की रॉड है, और ये कार्बन की रॉड किसका काम कर रही है, कैथोड का। और Zn का जो ये कंटेनर है, ये किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे NH4Cl किसमें टूटेगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में। अब ये जो NH4 प्लस है और ये Cl माइनस है, कहाँ जाएगा, एनोड पर। किस पे जाएगा, एनोड पर। तो Cl माइनस Zn के साथ अभिक्रिया करके दो और आयन इसके लगेंगे, और ये किसका निर्माण करेगा, ZnCl2, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा,
मुक्त करेगा। यही दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ संपर्क करेगा? NH4 प्लस, तो ये हो गया आपका कैथोड पर NH4 प्लस प्लस MnO2, यहाँ पे दो ले लेंगे, और प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे शायद MnO प्लस दो अमोनिया और प्लस H2O। और ये दो इलेक्ट्रॉन दो प्लस को जो है क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे MnO में क्या होगा इसका अपचयन, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया किस पर हो रही है? कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। तो ये सांद्रता जैसे जैसे MnO2 की घटती जाएगी वैसे वैसे इस बैटरी की कैपेसिटी या क्षमता जो है घटती जाएगी भैया, और एक समय आएगा कि बैटरी अनयूज्ड हो जाएगी, सब सांद्रताएं इसमें खत्म हो जाएगा, सब कुछ MnO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए प्राथमिक सेल है, इसे दोबारा चार्ज करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बुक में इसका दिया गया होगा, इसकी कैपेसिटी कितने वोल्टेज की होती है, बुक में दिया होगा, उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 वोल्टेज क्या, 1.5 वोल्ट। अब ऐसा जो भी दिया होगा आपके अपने अपने किताबों में उसको लिख लीजिएगा। तो ये था आपका शुष्क सेल। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे 1.5 लेड एसीटेट सेल के बारे में, सीसा संचायक सेल के बारे में, जो कि इन्वर्टर की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है घरों में, वो 12 वोल्ट जनरेट करता है। कैसे उसको देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आइए कल देखते रहेंगे।